जी, तो अब हम बात करते हैं कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट इन साल्ट ब्रिज। कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट इन साल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड करवाते हैं उसके लिए क्या कंडीशन, देखिए आ गया ना आपका क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे थे। नंबर वन कंडीशन, इट शुड बी इनर्ट। इट शुड बी इनर्ट, इसको इनर्ट होना चाहिए, ये ऐसा ना हो कि सॉल्यूशन के किसी आयन के साथ जाकर रिएक्ट कर दे। इसको इनर्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर KCl एक इनर्ट होता है तो ये K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्रोवाइड कर देगा। आयंस को किसी के साथ या राड के साथ रिएक्शन शो नहीं करवाना चाहिए। लेकिन अगर आप जिंक क्लोराइड को यूज करवाते हैं, या मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात करूं कि जो जिंक होता है वो क्लोराइड के साथ रिएक्शन शो करवा देता है, अगर आप इसको यूज करवा रहे हैं KCl को, तो जिंक जो होता है वो क्लोराइड के साथ रिएक्शन शो करवा के जिंक क्लोराइड बना देता है और ये PPT शो बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? PPT। लेकिन एक बात याद रखें, ये इंतहाई सोलबल होते हैं, बहुत ज्यादा सोलबल होते हैं, हाईली सोलबल होते हैं और दोबारा से ये आयंस में टूट जाते हैं। तो अगर वो रिएक्शन कर भी गया है तो उसी वक्त उसको प्रेसिपिटेशन से सॉल्यूशन में आ जाना चाहिए। अगर रिएक्शन कर भी गया है तो प्रेसिपिटेशन से सॉल्यूशन में आ जाना चाहिए। पहला इनर्ट होने चाहिए, अगर वो रिएक्शन कर भी गया है तो उसे दोबारा से सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाना चाहिए। ठीक हो गया जी। फिर अगर आप यूज करते हैं जैसा कि सिल्वर के इलेक्ट्रोड, तो आप KCl को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सिल्वर जो होता है ये जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो AgCl बना देता है और ये जो PPT बनते हैं ये दोबारा से सोलबल नहीं हो पाते, दोबारा से नॉट सोलबल इन अगेन, ये दोबारा से सोलबल नहीं होते। इसलिए जब आप सिल्वर के इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तब आप किसको इस्तेमाल नहीं करेंगे? KCl को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और लास्ट जो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि गुड आयनिक मोबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गुड आयनिक मोबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। गुड आयनिक मोबिलिटी मतलब मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इस कंटेनर में, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, एक को नेगेटिव चाहिए दूसरे को पॉजिटिव चाहिए। मैं आपसे कहता हूं ये पहुंचता है 5 सेकंड में यहाँ पर, और क्लोराइड जो है वो पहुंचता है 1 मिनट में। तो देखें ये सोल्यूशन न्यूट्रल रहने वाली तो बात ना हुई ना। एक बंदा आ रहा है 1 मिनट में और एक बंदा आ रहा है सिर्फ 5 सेकंड में, तो यहाँ पर न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी। ऐसा ही होना चाहिए, ये 5 में पहुंच रहा है तो ये भी 5 के करीब या 6 लगा लें, 7 सेकंड लगा लें, इतने का डिफरेंस हो, ज्यादा ना हो। इसीलिए तो हम NaCl को यूज नहीं करते। इसीलिए तो हम NaCl को यूज नहीं करते क्योंकि NaCl में जो मोबिलिटी होती है आयंस की वेरी डिफरेंट। कैटाइन की और एनाइन की जो मोबिलिटी होती है, मूवमेंट होती है, वो दोनों की डिफरेंट होती है। तो इसलिए हम NaCl को इस्तेमाल नहीं करवा रहे थे। ठीक हो गया जी। तो ये बात थी कि साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है और आपने कौन सा साल्ट इस्तेमाल करना है, उसके लिए कंडीशन क्या है वो हमने देख ली है। अब हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात करते हैं। स्टैंडर्ड
सेल पोटेंशियल। जब भी लफ्ज स्टैंडर्ड आता है तो ये पूरी दुनिया में एक जैसा होगा, याद रख लेंगे, पूरी दुनिया में एक ही कंडीशन पर मेजर किया जाएगा, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड कह देते हैं। पहले तो समझते हैं बात कि असल में बात क्या है। साइज पर ही तो डिपेंड करती है, साइज पर भी डिपेंड करती है, फिर एक ट्रांसपोर्ट नंबर होता है उस पर भी डिपेंड करती है। देखें, जो बात अब आपको मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है? रॉड था जिंक का और सॉल्यूशन था जिंक सल्फेट का। अब आपको नहीं पता ये रॉड क्या चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है या इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। ये क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन देना चाहता है या गेन करना चाहता है? यू डोंट नो अबाउट इट। जब आपने इसे ऐड किया है, किसके अंदर ऐड किया है? जब आप इसे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर ऐड करवाते हैं तो क्या होता है? इसके दो रिएक्शन हो सकते हैं। देखें, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस भी करता है, ठीक है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जिंक, और सॉल्यूशन में आ जाएगा दो इलेक्ट्रॉन, अब रॉड के ऊपर है दो इलेक्ट्रॉन, तो ये जो जिंक आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ये रॉड के ऊपर जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे और क्या बना देंगे? ये बना देंगे जिंक सॉलिड अगेन। लेकिन यहाँ पर दो रिएक्शन हो गए, एक फॉरवर्ड रिएक्शन एक बैकवर्ड है। आपने ये देखना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पर ज्यादा होगा, ये फॉरवर्ड है, या बैकवर्ड ज्यादा होगा। आपको ये बात जाननी है कि फॉरवर्ड ज्यादा है या बैकवर्ड ज्यादा है, वो आगे चलकर भी हम देखेंगे। फिर आपको पता चल सकता है कि कोई चीज ऑक्सीडाइज्ड हो रही है या रिड्यूस्ड हो रही है, कोई चीज ऑक्सीडाइज्ड हो रही है या रिड्यूस हो रही है। कब पता चलेगा? जब आपको ये बात पता चलेगी कि उसका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है या बैकवर्ड रिएक्शन के रेट ज्यादा है। देखा ये गया, जो जिंक होता है उसका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है, इट मींस उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। जब आपने जिंक के रॉड को सॉल्यूशन में ऐड किया, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आप इसे ऐड करते हैं तो टेंडेंसी ऑफ मेटल टू गेट इलेक्ट्रॉन और टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, या आप कह सकते हैं कि when a metal rod is placed in a solution of its own ions, then tendency of metal to get electron or to donate electron at equilibrium, and the potential generated at equilibrium is known as electrode potential। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। मतलब सिंपल है, आपने अब ये सॉल्यूशन है x और ये राड है y। अब इस राड की मर्जी है, ये राड इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन से लेगा, ये इसकी मर्जी है। तो वो जो राड इलेक्ट्रॉन लेता है मेटल का या देता है, उसको उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। उसका क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। कि टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेकिन कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम पर ये बात होनी चाहिए। हमने देखा कि जिंक फॉरवर्ड रिएक्शन भी शो करवा रहा है, और आपने ये भी देखा जिंक बैकवर्ड रिएक्शन भी शो करवाता है। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कर दें तो जिंक ये कट जाएगा
और ये क्या बन जाएगा, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इस तरह से बन जाएगा। अब आपके पास की एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। मैं कहता हूं कि 10 मॉलिक्यूल इस जिंक के हैं, तो कितने ज्यादा प्रोडक्ट में जा रहे हैं, यानी आयंस में, मैं कहता हूं आयंस में 7 जा रहे हैं, तो इट मींस जो 3 है वो जिंक में ही बच जाते हैं। तो बैकवर्ड रिएक्शन कम है, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है। तो जिंक की टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडाइज्ड होने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल जो होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो रिड्यूस हो रहा है, तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। अब स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल देखिए, वो पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर मेजर किया जाता है उसी को आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहते हैं। वो पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर मेजर किया जाता है उसी को आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहते हैं। अब स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है, 1 atm 298 प्रेशर हो, 25 डिग्री टेम्परेचर हो, या 298 केल्विन टेम्परेचर हो, और 98 वन मोलर सोल्यूशन हो। solution of that तो matter. ये कंडीशन है स्टैंडर्ड के लिए, ठीक हो गया जी। अगर इन कंडीशन पर आप पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं तो वो आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा। अगर इन कंडीशन पर पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा, ठीक हो गया जी। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता दें मुझे, ताकि आगे, क्योंकि ये इस्तेमाल होना है, आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए जी। अभी बता दें ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सर जी सर हमने आज तक जितने भी पढ़ा है ना, तो ये बार बार आ जाता है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वही होता है जिसमें ये डबल लेयर फॉर्म हो जाता है ना इलेक्ट्रोड की सरफेस पे। तो ये नहीं, डबल लेयर किस तरह होता है? डबल लेयर तो मेरे भाई वो बात है, हेलमोल्ट्स लेयर की आप बात कर रहे हैं, ऐसे है, हेलमोल्ट्स लेयर की आप बात कर रहे हैं, डबल इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की। यस सर। ठीक है, वो तो अभी कॉन्सेप्ट दूर है, अभी बात जो मैं आपसे कर रहा हूं वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है वो इलेक्ट्रोड, वो तो आपको सरफेस केमिस्ट्री में मैं पढ़ा दूंगा, डबल लेयर क्या चीज है। जिंक इलेक्ट्रॉन देता है या जिंक इलेक्ट्रॉन लेता है, उस टेंडेंसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब समझ आई बात। ठीक है सर। और ओके अगर सर। इसको आप स्टैंडर्ड कंडीशन पर मेजर कर लेंगे तो वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो जाएगा। इससे आसान डेफिनेशन आपको नहीं मिल सकती, बुक्स में मुख्तलिफ ओके सर। किस्म की लिखी होंगी। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, ये क्या चीज होती है। देखें, ईएमएफ जो होती है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इनमें जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बताने जाता हूं। ईएमएफ ऑलवेज मेजर्ड इन ओपन सर्किट, सर्किट जब ओपन होगा, सर्किट ओपन का मतलब क्या है वो भी बताता हूं। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो मेजर किया जाता है क्लोज्ड सर्किट में। लेट्स सपोज ये सर्किट ओपन है, ये इनकम्प्लीट है, इसे ओपन कहते हैं। अगर मैं ऐसे इसके जोड़ दूं तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। तो जब सर्किट क्लोज्ड हो जाए, यानी जिसमें करंट फ्लो करना शुरू कर दे, उसमें जो चीज आप मेजर करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। समझिएगा, बात बड़ी लेवल की है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल में डिफरेंस, एक
इलेक्ट्रोड ये है और एक ये पॉजिटिव बड़ा होता है, नेगेटिव छोटा होता है, कन्वेंशन है। तो ये है एक नेगेटिव। अब इस नेगेटिव का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी इस नेगेटिव की, और इस पॉजिटिव की भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैं कहता हूं इसकी P2 है, इसकी P1 है, तो Pe2 माइनस Pe1 इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस के द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दो इलेक्ट्रोड के दरमियान जो होता है उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ईएमएफ क्या चीज होती है वो भी देख लेते हैं। ईएमएफ देखें, एक इलेक्ट्रोड है जिंक। अब ये क्या करना चाहता है, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स देता है सोल्यूशन में, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, जिंक आयंस सोल्यूशन में देता है और इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर छोड़ दे जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सर्किट से आगे मूव करवाने हैं या नहीं, दूसरे सेल की तरफ इनको लेकर जाना है या नहीं। अगर सेल सिर्फ ये हाफ सेल ही हो, इसको अकेले को हाफ सेल कहते हैं और ये भी हाफ सेल होता है, दोनों मिल जाएंगे तो कंप्लीट सेल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जिस पावर से मूव करना चाहते हैं सर्किट में से उसको ईएमएफ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। कि इलेक्ट्रॉन जिस पावर से, जिस पोटेंशियल से मूव करना चाहते हैं उसको ईएमएफ कहते हैं, उसको ईएमएफ कहते हैं। या दूसरे लफ्जों में, एट इक्विलिब्रियम चार्ज डेवलप्ड ऑन एन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है वो उसकी ईएमएफ होती है। और ईएमएफ को आप हमेशा ओपन सर्किट में मेजर करते हैं जब ये सर्किट इनकम्प्लीट होता है, दूसरा सेल के साथ कनेक्शन नहीं होता, ये अकेला हाफ सेल होगा जब। तो इसीलिए तो कहते हैं ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखें, ये दो इलेक्ट्रोड है, इनको आपस में जोड़ दिया गया है, तार के जरिए जोड़ दिया गया। अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां से निकलकर तो रास्ते में कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम भी होगी, एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी होगी। तो जब सर्किट क्लोज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही होती है। कुछ हिस्सा बल्ब लगा है तो उसको रोशन करने के लिए भी, जब सिर्फ ही अकेला हाफ सेल हो तब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे निकलकर? क्या बात है, तब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे निकलकर? तो तब तो सिर्फ ईएमएफ होगी। पोटेंशियल डिफरेंस होता ही दो पॉइंट्स के दरमियान है, सिंगल के दरमियान तो डिफरेंस कभी भी नहीं हो सकता। आई थिंक ईएमएफ और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आपको समझ आ गया। जी बताएं, किसी को समझ नहीं आया तो। इसके बाद देखें, ये हाफ सेल होता है, मैंने आपको बता दिया अकेला, और ये भी हाफ सेल है। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कंप्लीट सेल हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं कि एक जो अगर आपका मेटल है या नॉन मेटल है, वो कुछ ना कुछ, एक मिसाल के तौर पर हम अगर बात करें, एक इलेक्ट्रोड है आपका, वो रिडक्शन शो करवा रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ऐसे उसको लिखते हैं हम। उसकी ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ, ये स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं हम, ये जो नाड़ लगा हुआ स्टैंडर्ड है, ये इस तरह से हम डोनेट करते हैं। ये इलेक्ट्रोड एम है, ये रिडक्शन शो करवा रहा है, ये
इलेक्ट्रॉन गेन करके ये एम में कन्वर्ट हो रहा है, एम पॉजिटिव, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रोड है ई, वो क्या शो करवा रहा है, वो ऑक्सीडेशन शो करवा रहा है, उसको कैसे लिखेंगे, उसको ऐसे लिखते हैं कि यहां से ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में आया है इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ठीक है। ये इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या ऑक्सीडेशन की ईएमएफ हो जाएगी। ठीक हो गया, दो तरह के पोटेंशियल आपने डिफाइन कर लिए, एक ऑक्सीडेशन, ये दोनों स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन थी और वो भी स्टैंडर्ड, इसके ऊपर नॉट लगा हुआ है, दोनों स्टैंडर्ड है, मतलब 25 डिग्री पर मेजर किए गए हैं और 180 एम प्रेशर है, 1 मोलर कंसंट्रेशन ली थी, तब ये जाकर मेजर हुए थे। अगर मैं आपसे एक बात कर दूं, एक बात करूं जनरली, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर एक गैल्वानोमीटर लगा देते हैं जो हमें ईएमएफ बता देता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमें बता देता है, या ईएमएफ, हम एक ही बात कर लेते हैं आगे चलकर, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ एक ही बात कर लेते हैं। तो ईएमएफ हमें ये बता देता है, ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ईएमएफ जो होती है, आपको पता है, दोनों सिरों का पोटेंशियल ऐड करना होता है। ई ऑफ ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं हम, और प्लस ई ऑफ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का पोटेंशियल ऐड करवा देंगे तो वो सेल की ईएमएफ निकल कर आ जाएगी। वो किसकी ईएमएफ निकल कर आ जाएगी, सेल की। ये तो ऐड करने पर आपको मिलती है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, क्या है मतलब, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना, तो रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब है नेगेटिव पोटेंशियल। तो इट मींस मैं आपसे कहूं कि इस जो राड का है, ये एक्स राड है, इसका पोटेंशियल नेगेटिव है 3, क्योंकि इसके राड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसे नेगेटिव काउंट करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, कॉपर आकर लगता है ना, तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इस वजह से राड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो पोटेंशियल हम लिख देते हैं वो प्लस में लिख देते हैं, ये कोई y है। अब मैं कहता हूं इसका 3 है नेगेटिव और यहाँ पर +3 है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, -3 है, और रिडक्शन पोटेंशियल दूसरे का क्या है, +3 है। तो ईएमएफ ऑफ सेल कितनी होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ईएमएफ सेल कितनी होगी फिर, तो -3 +3, आंसर विल बी 0। कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है कि एक सेल की ईएमएफ ही 0 हो जाए, उसका पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 हो जाए और वो सेल फिर भी स्पॉन्टेनियस हो। आपने एक फार्मूला अगर कहीं नजरों से आपकी गुजर गया हो, -RT ln के, एक तो फार्मूला ये है और एक फार्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू -NFE। ये फार्मूला अगर आपने देखा हो, यहां से अगर आप, ये ई ऑफ सेल है, ईएमएफ है, अगर इसको सेल की ईएमएफ को 0 करते तो गिब्स फ्री एनर्जी 0 हो जाती है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी 0 हो जाए। ये तो प्रॉब्लम आ गई ना हमारे लिए, क्या आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए इसका जो पोटेंशियल था वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था SOP, इसका जो पोटेंशियल था स्टैंडर्ड SRP रिडक्शन पोटेंशियल था। आईयूपैक ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया कि जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल था, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, उसको खत्म करके हर सब्सटेंस का जो पोटेंशियल था वो लिखना शुरू कर दिया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। किसमें लिखना शुरू कर दिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। जितनी भी सब्सटेंसेस थी उनका जो प्रेशर किसमें लिखना शुरू कर दिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। तो इससे क्या हुआ
जो फार्मूला था आपके पास क्या हुआ इससे, देखें। तो SOP इज इक्वल टू माइनस SRP, या SRP इज इक्वल टू माइनस SOP। ये बात हो गई कि SRP जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस SOP की। बराबर है दोनों और साइन में अपोजिट है। अब फार्मूला क्या हो जाएगा फिर, पहले तो ई ऑफ सेल ये थी, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, याद रख लें। ई ऑफ एनोड था ना, ऑक्सीडेशन होती है एनोड पर, और प्लस ई ऑफ कैथोड, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, कैथोड पर रिडक्शन होती है, ये था फार्मूला पहले। अब ये चूंकि रिडक्शन ये जो है एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, इसको मैं चाहता हूं रिडक्शन में कन्वर्ट करना, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं रिडक्शन में, माइनस ई ए लिख दूं, रिडक्शन में आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे फिर, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस ई ए नॉट प्लस ई ऑफ के, थोड़ी इसको रीअरेंज करवाएं तो ये हो जाएगा ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, दिस इज योर सेल पोटेंशियल। अब यहां से आप देख सकते हैं कि कैथोड माइनस एनोड ये क्या है, ई ऑफ सेल, किसी भी सेल की ईएमएफ निकालनी। पहले हमारे पास क्या था, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था वो 3 था, माइनस थ्री था, ऐसे था, ठीक है। अब ये फार्मूले में आपने जस्ट वैल्यूज, जी कोई प्रॉब्लम है? तो और इसका जो था वो +3 था और इसका माइनस, और इंटू -3। अब ये देखें ये प्लस का 6 हो गया। ईएमएफ अगर पॉजिटिव होगी तभी आपकी गिब्स फ्री एनर्जी 0 से कम होगी, मतलब 0 से कम स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से खत्म की गई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। अब जिसकी भी हम बात करेंगे उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, उसका क्या लेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। ठीक हो गया जी, आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई है। अब जो फार्मूला मैंने लिखा था उसका हम रिलेशन निकालना चाहते हैं, गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ का क्या रिलेशन है उसकी हम बात करते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं अभी। आपके पास ये तो पता है ये स्टैंडर्ड का फार्मूला होता है, ये तब ही यूज होगा जब 25 डिग्री टेम्परेचर हो, 1 atm प्रेशर हो और 1 मोलर कंसंट्रेशन हो। अगर ये चीजें नहीं है तो ये फार्मूला यूज नहीं हो सकता, जो कुछ मर्जी कर लें। आपको एक बात पता है, क्या बात, कि जब इलेक्ट्रॉन इस सर्किट से निकलकर इसकी तरफ आता था, इलेक्ट्रॉन कैथोड से, ये कैथोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है, एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ आता था, तो वो कुछ ना कुछ वर्क करता था और इस वर्क को हम कहते थे इलेक्ट्रिकल वर्क। कौन सा वर्क कहते थे, इलेक्ट्रिकल वर्क। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो लेकर जा रहा था, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है और इसलिए ये इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। अब ये इलेक्ट्रिकल वर्क कितना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क कितना है, ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि हाउ मच चार्ज, चार्ज कितना है।
और सेल की ईएमएफ कितनी है, सेल के पास कितना पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन को धक्का देने के लिए, इलेक्ट्रोड को धक्का देने के लिए सेल के पास, इलेक्ट्रोड के पास कितना पोटेंशियल है। ये दो बातों पर डिपेंड करेगा। वर्क मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल वर्क, ये दो बातों पर डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है आप लेकर जा रहे हैं या इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर चार्ज कितना है, हाउ मच चार्ज, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा कि ईएमएफ कितनी है, धक्का देने के लिए पोटेंशियल कितना है इलेक्ट्रोड के पास। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोड के ऊपर, कितना नेगेटिव चार्ज है कि वो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे तो इट मीन्स वो धक्का ही दे रहा है ना, पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन को कि जाओ यहां से चले जाओ। तो ये दो बातों पर डिपेंड करता है, चार्ज और ईएमएफ, चार्ज और ईएमएफ, ये इन दो बातों पर डिपेंड करता है। इसको अभी हम देख लेते हैं। मिसाल अगर मैं आपसे कहूं, जैसे जिंक है प्लस कॉपर है, अब ये जिंक जो होता है ये दो इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये कॉपर बना देता है और साथ जिंक कैटायन बन जाते हैं। अब यहाँ पर कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वो आपने देखना है। देखें, इसके चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन दिए जिंक ने, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। कितने? 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल नहीं हुए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। अब इसको समझते हैं क्या बात करना चाह रहा हूं मैं, ये फार्मूला आपने माइंड में बिठा लेना है। देखें, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, हम एक इलेक्ट्रॉन की बात तो नहीं कर रहे, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज देखना जाए तो कितना होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे को मैं y कह देता हूं, तो y को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 3 से करना हो, 3 पर चेक करना हो तो 3 × y मल्टीप्लाई करना है, जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करना है, जस्ट सिंपल। अगर मैं आपसे कह दूं, बैठा बैठा मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि एवोगैड्रोस पार्टिकल पर कितना चार्ज होगा, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, y को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है y कितना है, y बताता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और एवोगैड्रोस नंबर बताता है 1 मोल के ऊपर चार्ज। 1 मोल चार्ज, 1 मोल के ऊपर चार्ज, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करें तो ये निकल कर आता है 96,500 के करीब। इसी को आप 1 फैरेडे कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 फैरेडे कहते हैं। 1 मोल के ऊपर जो चार्ज होता है उसको आप क्या कहते हैं? 1 फैरेडे कहते हैं। चार्ज ऑन 1 मोल सब्सटेंस इज नोन एज 1 फैरेडे। ठीक हो गया जी। अब अगर हम जनरल लिखें, तो अब समझ आ गया, रट्टा लगाया था तो जी। तो इसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं वो है क्यू। क्यू का एक फार्मूला होता है, वो होता है N × F यहां पर क्या है, 1 मोल के ऊपर चार्ज है, 1 मोल के ऊपर चार्ज है, 1 मोल के ऊपर चार्ज है। और N क्या है यहाँ पर, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इट मींस अब हम बात करेंगे मोल्स में, इलेक्ट्रॉन्स की बात हमने छोड़ दी है, हमने 1 मोल के ऊपर चार्ज निकाल लिया है। Q को अगर मतलब इक्वल रखें तो वो NF के इक्वल होता है। N यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है और F यहाँ पर चार्ज होता है 1 मोल के ऊपर।
अगर मैं आपसे कहता 2 मोल के ऊपर तो आप 2 लिख देते, 3 के ऊपर तो 3 लिख देते। तो इसलिए हमने एन जनरल लिख दिया। और 1 मोल के ऊपर चार्ज आपको पता है फैराडे होता है, अभी आपने निकाला है। अब आपके पास जो फार्मूला निकल कर आया है वो ये, इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू Q इंटू ई ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ है ये, याद रख लें। अभी हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क ये एनएफ के इक्वल होता है और ये ई नॉट ऑफ सेल के इक्वल होता है। ठीक हो गया जी। अब एक बात आपको मैं बताता जाऊं, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ स्पॉन्टेनियसली जाता है, आपको पता है। और जब भी कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो उसकी डेल्टा जी जो होती है वो कितनी होती है, नेगेटिव होती है। और एक बात आपको ये भी पता है, डेल्टा जी इक्वल होते हैं डब्ल्यू यूजफुल के, हम पढ़कर आए हैं, माइनस यूजफुल वर्क के। डेल्टा जी किसके बराबर होता है, माइनस यूजफुल वर्क के। और यहाँ पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क को हम लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। हाँ जी, किसी को समझ ना आई हो तो ये फार्मूला अब हमारे पास निकल कर आ गया कि आप देखना चाहते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है सर जी। सर ये डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस यूजफुल वर्क, सर ये दोबारा बता दीजिए इसका क्या मतलब। गिब्स फ्री एनर्जी, आपने ये लेक्चर लिया गिब्स फ्री एनर्जी का? सर वो तो नहीं लिया, लेकिन तो यहाँ नहीं पर लिया थोड़ा तो फिर बहुत समझ है ना उसका। आप कैसे, जब आपने थर्मोडायनेमिक्स में वो लेक्चर ही नहीं लिया तो फिर आपको कैसे समझ आएगी गिब्स फ्री सर एनर्जी? आप समझा दो इसका। सर वो तो ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर ये माइनस वर्क यूजफुल, सर ये तो ये यहाँ पर समझा फिर भी ठीक होगा। देखिए आज तो मैं समझा रहा हूँ, जब तक आप प्रीवियस लेक्चर नहीं लेते तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये आप लोगों का कसूर है कि आपने वो प्रीवियस में एक तरतीब से ओके पढ़ा सर, रहा हूँ। यूजफुल गिब्स सॉरी। फ्री एनर्जी का मतलब ये होता है कि यूजफुल वर्क। गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब होता है वो वर्क जो सिस्टम कर सकता है। ठीक है, वो यूजफुल वर्क जो सिस्टम कर सकता है। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है इसलिए नेगेटिव लगाया है। तो ये आपके पास फार्मूला निकल कर आता है। ठीक है, अब यहां पर हम ये बात निकाल सकते हैं, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड की बात कर लें अगर हम, तो एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कर लेनी अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो। अगर ई नॉट ऑफ सेल 0 है तो गिब्स फ्री एनर्जी 0 हो जाएगी। इट मींस रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में आ गया है। अगर ई ऑफ सेल नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी जी, तो इट मींस रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी, अगर ये सेल की जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव है तो गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव रहेगी और आपका रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। बताएं किसी को समझ नहीं आई तो जी। सर ये पॉजिटिव वैल्यू वाला पॉइंट दोबारा से एक्सप्लेन कर दें।